24 घंटे के अंदर राज्य में 251 केस सामने आए हैं। इससे पहले गुरुवार को एक दिन 193 केस मिले थे, जबकि 25 दिसंबर को महज 38 केस सामने आए थे। अब प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 862 पहुंच गई है, यानी कि इनका इलाज चल रहा है। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 61 मामले गौतम बुद्ध नगर में मिले हैं। वहीं लखनऊ में 49 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके अलावा गाजियाबाद में 34, मथुरा में 13, मेरठ और प्रयागराज में 11 मामले सामने आए हैं। सालाना 1,83,401 से ज्यादा सैंपल की जांच हुई। वहीं रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या महज 29 रही। यूपी के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक अब तक प्रदेश में 9,29,14,898 सैंपल की जांच हो चुकी है। प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 862 हो चुकी है। 24 घंटे में 251 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में 61 संक्रमित पाए गए हैं। लखनऊ में 49 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ चुकी है। 24 घंटे में 251 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए। सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में, लखनऊ में 49 मामले आए सामने। प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 862 हो गई है। चौबीस घंटे में 251 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। यूपी में कोरोना की तीसरी लहर, 24 घंटे में 251 नए पॉजिटिव केस सामने आए। सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में 61 संक्रमित मिले हैं। यूपी में कोरोना की तीसरी लहर, लखनऊ में 49 मामले सामने आए। यूपी में कोरोना की तीसरी लहर, कोरोना वैक्सीनेशन की 20,12,55,997 डोज लगाई जा चुकी है। 12,79,38,416 को पहली डोज लगाई गई है। 7,33,17,581 लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। गुरुवार को प्रदेश में 13,31,226 लोगों को टीका लगा। शुक्रवार को प्रदेश के 16,009 केंद्र पर वैक्सीनेशन लगी। 3 जनवरी से प्रदेश में 15 साल से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू होगा। 10 जनवरी से जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है उन्हें बूस्टर डोज लगेगी। 24 घंटे में 251 नए पॉजिटिव केस सामने आए। सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में 61 संक्रमित मिले हैं। जहां एक बार फिर से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी चिंता में है। हालांकि सभी सरकारें दावा कर रही हैं कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर भी योगी सरकार ये दावा कर रही है कि तमाम तरीके की तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि दूसरी लहर में हमने देखा था कि जो तस्वीर सामने आई थी वो काफी ज्यादा शर्मनाक थी। कई लोगों की जानें गई और उसके बाद कहीं ना कहीं ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से, बेड ना मिल पाने की वजह से ये तमाम दिक्कतें जो हैं वो हमने दूसरी लहर में देखी। हालांकि अब सभी सरकारें ये दावा कर रही हैं कि जिस तरीके से जो अव्यवस्थाएं थी उन्हें व्यवस्थित कर लिया गया है। अब लोगों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद कोरोना की तीसरी लहर यहीं से। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर राजीव सूद, डीन है RML दिल्ली से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर उमेश मिश्रा IMS गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं और हमारे साथ जयवीर मावी, हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राजीव जी, मैं आपका ही रुख करूंगी। जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, दूसरी लहर में हमने जो देखा था कि एक अलग तस्वीर देखने को मिली थी। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या हम इसे मान लें जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं ये तीसरी लहर है?
मरीज बढ़ रहे हैं और जिस गति से इसका स्प्रेड हो रहा है और सिम्टम्स के साथ हो रहा है, ये डेफिनेटली तीसरी लहर मान लेना चाहिए कि शुरू हो चुकी है जी। और इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को कोरोना नहीं मिल रहा जो लोग ट्रेवल करके आए हैं। अब कोरोना या ओमिक्रॉन का जो डायग्नोसिस हो रही है वो उन लोगों में भी हो रही है जो कहीं ट्रेवल नहीं किया। इसका मतलब कि कम्युनिटी स्प्रेड भी शुरू हो चुका है और तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर आप रोज के केसेस देखें 1.5 से 3 गुना ये रोज बढ़ रहे हैं। 1.5 दिन में डबल हो जाते हैं या 3 दिन में किसी स्टेट में डबल हो जाते हैं। 23-24 स्टेट्स के अंदर फैल चुका है ये और विश्व की जो है 110 से ज्यादा कंट्रीज में फैल चुका है और इतनी तेज फैला है कि पहला सैंपल जो लिया गया था ओमिक्रॉन जिसमें पॉजिटिव आया वो 6 नवंबर को लिया गया था और अभी मात्र 2 महीने हुए हैं और इसके अंदर पूरे विश्व में इसका फैल जाना ये बताता है कि इसको कंटेन करना, इसको संभाल के रखना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बावजूद बहुत मुश्किल हो रहा है। और अब जो सिर्फ रास्ता रह गया है वो ये रह गया है कि जो पीक आएगा इसका वो हल्का हो। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए केसेस बहुत ज्यादा ना हो जाएं। जैसे आपने देखा यूएसए में 6-6 लाख केस, स्पेन या कुछ कंट्रीज हैं इधर की यूरोप की उसमें 2-2 लाख रोज के केस आ रहे हैं। एक अच्छा साइन सिर्फ ये है कि साउथ अफ्रीका जहां से ये शुरू हुआ था अफ्रीकन कंट्री से, वहां पे पीक जाके 30,000 केस रोज के होने के बाद अब 2-3 हजार केस रोज के हो रहे हैं। तो इसमें हम ये मान सकते हैं कि जब एक बार पीक आ जाएगा तो ये उतरेगा भी उतनी तेजी से, पर हमको पीक को बहुत ज्यादा जाने से रोकना होगा। नहीं तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ये इसका भार सहन करने की स्थिति में नहीं रह जाएगा अगर ऐसा हल हो गया कि लाखों लोग रोज आने शुरू हो गए। हमको इस पीक को नीचे रखना है। तीसरी लहर तो शुरू हो चुकी है। जी हमारे साथ हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं जयवीर, आपसे जानना चाहूंगी मैं, आज वहां गाजियाबाद में भी काफी मरीज सामने आए हैं, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, ऐसे में बता दूं कि गाजियाबाद की अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे में जो सरकारी आंकड़े हैं उस आंकड़े के अनुसार 85 मरीज जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि बात करें तो लगातार जो आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है गाजियाबाद में। अगर बात करें तो कोरोना के जो मरीज है, लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात करें, सुरक्षा की बात करें, जिस तरह प्रशासन पूरी मेहनत कर रहा है, प्रशासनिक अधिकारी मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर्स मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वही जो आम जनता है, आम जनता बिल्कुल भी सुरक्षा के उपाय नहीं अपना रही है। मास्क यहाँ पर अगर बात करें जनपद गाजियाबाद में तो 35 लोगों पर देखने को मिलेंगे। ज्यादातर लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं। बाजारों की बात करें तो बाजारों में भारी भीड़ है। इस तरह की भीड़ बाजारों में कहीं ना कहीं वो एक कम्युनिटी, जैसा भी डॉक्टर राजेश कुर्सी ने कहा कि जो जिस तरह आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो भीड़ है, जब भीड़ में हम जाएंगे तो वहां पर जो मरीज होगा उससे कितने लोगों को प्रभावित होगा ये कहानी जा सकता है। उसकी जो स्पीड है, जिस स्पीड से जिस तेजी से लगातार कोरोना गाजियाबाद में बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जरूर सरकार भी चिंतित है, प्रशासनिक अधिकारी भी इस मामले को लेकर, या डॉक्टर की बात करें, तमाम जो लोग हैं चिंतित है। लेकिन बात करें बाजारों की बात करते हैं, उसके अलावा जो राजनीतिक जो लोग हैं, जो रैलियां है उसकी बात कर रहे, उनमें तमाम लोग, हर राजनेता अपनी भीड़ जो रैली है या फिर अपनी पंचायत, क्योंकि 2022 का लगभग आगाज हो चुका है, केवल घोषणा होना बाकी है कि कब चुनाव होंगे। लेकिन तमाम जो राजनीतिक दल है उनको कहीं ना कहीं यकीन है कि समय से चुनाव होंगे और वो इस मौके को खोना नहीं चाहते। लोगों के बीच जाता जा रहे हैं, लोगों की ज्यादा भीड़ इकट्ठी भी हो रही है। हालांकि प्रशासन ने तय कर दिया है कि जो वैवाहिक कार्यक्रम होंगे, सार्वजनिक कार्यक्रम में 200 से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी राजनेता हजारों की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। वहां पर मास्क का कोई प्रयोग नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। ठीक है जयवीर, कहीं ना कहीं ये स्थिति साफ हो गई है कि लोग अभी भी कोरोना से डर नहीं रहे हैं दूसरी लहर के बावजूद भी। ऐसे में जब डॉक्टर्स ये बता रहे कि तीसरी लहर शुरू हो गई, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबसे पहली टीम रूल्स ब्रेकर। आप सब लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? सर आर्ट्स। ह्यूमैनिटीज पढ़ते हो? सर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ते हो, टेक्नोलॉजी पे काम करके टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, कुछ टेक्नोलॉजी का आइडिया है? सर यस, फिलहाल हमें तो इंटरेस्ट ना साइंस में ही था, बट सर हमें मतलब कि 10th में मतलब लॉकडाउन लग गया था तो पढ़ाई थोड़ा लॉकडाउन चला गया, तो इसलिए हमें आर्ट्स ले लिया। सो आप ये भी प्रूव कर रहे हो, ये भी रूल तोड़ रहे हो कि 10वीं क्लास में अगर नंबर कम भी रह जाए तब भी कुछ जिंदगी में बड़ा कर सकते हैं। गुड।
प्राउड ऑफ यू। और अब आपके सामने आ रही है टीम नेक्स्ट इनोवेशन। सोलर पावर बैंक आइडिया बहुत अच्छा है। इसकी जरूरत कहाँ से पड़ी थी? क्यों ऐसा क्यों बनाया? ये जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गए जहाँ बिजली नहीं आती और जो सुबह से शाम तक काम करते हैं डिलीवरी बॉय वगैरह और पुलिस ऑफिसर हो गए, उन लोग जो धूप में रहते हैं, तो उन लोग के लिए हमने बनाया। अगर हम इसको पूरी धूप में रखेंगे कितना टाइम लगता है पूरे चार्ज लेने के? 2 घंटे लगते ही सिर्फ फुल चार्ज होने में। अच्छी चीज ये है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है यूटिलिटी बहुत है। ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं रेनबो होम इंडस्ट्रीज से। जो घर में लेडीज अपने खुद के लिए जो काम करना जानती हैं, तो वो सिर्फ अपने लिए बनाती हैं, उनको उससे कोई अर्न नहीं हो रहा या कुछ कमा नहीं रही, तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे स्टार्टअप में, हमारे इस बिजनेस में साथ आए, और वो कुछ नहीं कमा रही है तो वो हमारे साथ मिलकर इसमें कमाए। बिजनेस ब्लास्टर्स न्यू ईयर स्पेशल देखिए 31 दिसंबर और 1 और 2 जनवरी को शाम 7 बजे आपके टीवी पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस पे। यूपी में कोरोना के लगातार तेजी से बढ़ते आंकड़े तीसरी लहर का संकेत दे रहे हैं और 24 घंटे के अंदर राज्य में 251 केस सामने आए हैं। इससे पहले गुरुवार को एक दिन में 193 केस मिले थे, जबकि 25 दिसंबर को महज 38 केस सामने आए थे। अब प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 862 हो गई है, यानी कि इनका इलाज चल रहा है। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 61 मामले गौतम बुद्ध नगर मिले, तो कहीं ना कहीं कोरोना अपनी रफ्तार पकड़ चुका है और ये तीसरी लहर है। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि ये तीसरी लहर है और हमें इससे बचकर रहना चाहिए। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ तो तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं। अगर स्वास्थ्य से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हम यहाँ पर उमेश जी का भी रुख कर लेते हैं। उमेश जी, जैसे कि आपने गाजियाबाद में सुना कि मरीज काफी तेजी से गाजियाबाद में भी मिल रहे हैं, और इसका जिम्मेदार आप सबसे पहले तो किसे मानते हैं? क्योंकि जिस तरीके से अब मरीज बढ़ रहे हैं, लोग लापरवाह हो चुके हैं, मास्क नहीं लगाने, इसके अलावा क्या कारण हो सकते हैं? नमस्कार और नववर्ष की शुभकामनाएं आपको भी, आप सभी के दर्शकों को। जहां तक आपका प्रश्न है कि लापरवाही जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में है, वो अभी भी देखी जा सकती है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे कि आपको पता है चुनाव भी है, उसके बावजूद भी लोगों को ये सब लापरवाही नजर आ रही है लोगों में। अभी हमें सबसे ज्यादा सावधान इस चीज से रहना है कि हमें जितने भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वे फिर से अपनाने होंगे। और जिस हिसाब से ये डबलिंग रेट हो रहा है केसेस का, ये डेफिनेटली एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न शो करता है। दिस इज नॉट ओनली अबाउट ओमिक्रॉन, इन कॉम्बिनेशन भी इनके इफेक्ट्स हो सकते हैं, अलग अलग वेरिएंट्स भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। और सबसे चिंता का विषय ये है कि जो रेट है वो अप्रोक्स 3% से ज्यादा केसेस आ रहा है, रेट एक्चुअली पॉजिटिविटी रेट। तो हमें मेन है कि सबसे पहले जितना वैक्सीनेशन हम इफेक्टिवली अब सेकेंड डोजेस भी ले सके। दूसरा एक कंसर्न है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस बहुत है, जिनको वैक्सीनेशंस ऑलरेडी है उनको भी इन्फेक्शंस आ रहे हैं। हालांकि वैक्सीन्स आर गेटिंग इफेक्टिव, बट अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जब से ये नवंबर से ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है तो ये मोर देन 32 म्यूटेशंस इसमें आए हैं। तो अभी कैरेक्टराइजेशंस स्पेसिफिकली कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग भी, और ये B.1.1.529 एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो हमें और भी सावधान होना पड़ेगा। चुनाव के वजह से जो भीड़ इकट्ठा हो रही है वो भी एक कंसर्न है, और हमारी जो लापरवाही है वो भी बहुत कंसर्न है। जी राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ मैं, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि तीसरी की लहर जो है वो बच्चों को बहुत इफेक्ट करेगी, अभी हाल ही में उत्तराखंड में भी कई बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में हालांकि अभी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन उत्तराखंड में जो बच्चे हैं वो एक साथ 85 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में स्टाफ जो है बहुत जाना माना हॉस्पिटल है, वहां पर का जो स्टाफ है वहां पर 11 लोग संक्रमित पाए गए। तो ये काफी तेजी से फैल रहा है और तीसरी लहर में
यही बात अब लगातार कही जा रही है कि ये इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी कर रहा है लोगों को। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला, बच्चों के लिए खतरा बड़ा है। उसका कई कारण है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो ये कोरोना का वायरस है ये पुरुषों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, उससे कम महिलाओं को और सबसे कम बच्चों को। और यही हाल सीवियरिटी का है, सबसे ज्यादा पुरुषों में होता है सीवियर, फिर महिलाओं में, फिर बच्चों में, और इसी तरह मोर्टेलिटी है, सबसे ज्यादा पुरुषों में, उसके बाद महिलाओं में और बच्चों में सबसे कम। पर अभी इंडिया में 40 करोड़ बच्चे जो हैं जो 18 साल से नीचे, उनको वैक्सीनेशन नहीं मिला। ये एक बहुत बड़ी तादाद है और कई कंट्रीज की जनसंख्या मिलाकर रखें तो उससे भी बड़ी है। और जो ये संक्रमण है ये उससे कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है, चाहे डेल्टा वेरिएंट हो, उससे भी बहुत तेजी से फैल रहा है। और इसको तेजी से फैलने में बच्चे चपेट में आ रहे हैं। बच्चों के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जरूरी नहीं है उनमें सिम्टम्स हो, जैसा मैंने बताया उनमें सीवियरिटी कम होती है, पर उनमें एसिम्प्टोमेटिक कैरियर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि वो एक जगह से इन्फेक्शन को लेके बाकी बच्चों में या घर में जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, उन तक इसको इन्फेक्शन को पहुंचा दे। और क्योंकि अनवैक्सीनेटेड में जो एडल्ट में भी हुआ है, जो बड़ों में हुआ है, उनमें जिनमें कोमोर्बिडिटी है और जो जिनमें वैक्सीनेशन नहीं लगा, उन लोगों में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन मिल रहा है। और अभी जो ये इन्फेक्शन है, ये आप ये देखिए, जो वेरिएंट है, हम बोलते हैं अल्फा बीटा या डेल्टा जो पहले थे, ये डेल्टा को रिप्लेस कर रहा है। यूएसए की एक स्टडी में बताया गया कि विदिन 15 दिन जो 15 दिन के अंदर जो 3% केसेस जो हैं वो ओमिक्रॉन के आ रहे थे टोटल में, वो 75 से 80% आने शुरू हो गए। और ये जो वेरिएंट है, जो अभी ओमिक्रॉन है, ये पूरे के पूरे डेल्टा को पूरे विश्व में रिप्लेस कर रहा है। दिल्ली का भी न्यूज आई है कल परसों कि जितने भी नए केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग की है, उसमें ये पाया जा रहा है कि 50% तक ओमिक्रॉन है। तो इससे ये साफ पता चल रहा है कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन जो है वो बच्चों के अंदर भी इन्फेक्शन दे रहा है, और बच्चों के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। बच्चों के लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स जो हैं, वो पीडियाट्रिशियन है या एक्सपर्ट्स हैं, वो थोड़े से अभी उसमें चैलेंज है भारत के अंदर। और इसलिए इन लोगों को इनकी रिक्वायरमेंट भी अलग होती है, इनके बेड्स अलग होते हैं, इनके आईसीयू अलग होते हैं, इनके सब चीजें अलग होती हैं। तो बच्चों में इसका इन्फेक्शन का फैलना एक बहुत बड़ा खतरा है। हमको अपने बच्चों को बचाना है, और उसके लिए हमारे को सारे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, अवेयरनेस, एजुकेट करना है, बच्चों को भी करना है। और जिन घरों में बच्चे ज्यादा बिल्कुल राजीव जी, कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लापरवाह हो जाते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, खेलेंगे और कूदेंगे भी, फ्यूचर भी बनाएंगे खुद का और देश का भी। बदल देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। आइडिया की साइंस को हम समझेंगे, इकोनॉमी का गणित भी हम लगा लेंगे, तभी तो स्टार्टअप की दुनिया के मास्टर हम कहलाएंगे। बदल देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। नौकरी की लाइन में लगना नहीं, नौकरी का इंटरव्यू लेना यही। आइडिया के दम पर
नया इतिहास लिख देंगे। बदल देंगे पलट देंगे दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। क्योंकि बिजनेस ब्लास्टर्स आ गया है अब हम तक। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, 51,000 से ज्यादा बिजनेस आइडियाज और दिल्ली सरकार की ओर से 60 करोड़ का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स, आपके टीवी चैनल्स पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और यूपी में कोरोना के लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है। और आपको किस तरीके से स्वस्थ रहना है, क्या कुछ करना चाहिए, कैसे हम बच सकते हैं, ये तमाम तरीके आज हम आपको अपने कार्यक्रम के जरिए बताएंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सीधे हम उमेश जी का रुख करें, लेकिन उससे पहले मैं जयवीर आपके पास आऊंगी। आपसे जानना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से तैयारियां कर रहा है, क्योंकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी लहर में बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, बेड नहीं मिल पा रहे थे। तो अगर इसको लेकर अब सरकार चूंकि दावे कर रही है कि सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है, तो क्या वाकई धरातल पर आपको वो सारी व्यवस्थाएं नजर आ रही है? देखिए, ऐसे जिस तरह स्वास्थ्य विभाग गाजियाबाद दावे करता है कि जो बेड की जो व्यवस्थाएं है या फिर जो ऑक्सीजन की जो कमी है, हालांकि ऑक्सीजन के तमाम प्लांट गाजियाबाद में जगह जगह पर लगाए गए हैं। अब लेकिन अगर बात करें तो कुछ प्लांट अभी भी चालू नहीं किए गए हैं। जब ऐसी स्थिति जो तीसरी जो लहर जो बताई जा रही है वो पहले दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक उस लहर का दावा किया जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि जो प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो कितने दावों पर कितनी खरी उतर पाएंगी, क्योंकि दावे करना एक अलग बात है, उसको धरातल पर काम करना। क्योंकि तमाम ऑक्सीजन के प्लांट हैं, चाहे लोनी की बात करें, गाजियाबाद की या मोदी नगर की, तमाम जगह नए प्लांट लगाए हैं। एमएमसी अस्पताल गाजियाबाद में भी जो जिला अस्पताल है उसमें भी लगाया गया। लेकिन अभी अगर बात करें तो ऑक्सीजन के प्लांट पूरी तरह से सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अगर तीसरी लहर अचानक जिस तरह स्पीड बढ़ रही है, दूसरी लहर की तरह अगर यहाँ पर स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं स्थिति दयनीय हो सकती है, हवाएं हो सकती है, खतरनाक स्थिति हो सकती है। क्योंकि बेड की बात करें अस्पतालों में अभी बेड नहीं है। लोनी की बात करें, गाजियाबाद के लोनी में 15 लाख की आबादी पर केवल एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। वहां पर भी हालांकि कोविड अस्पताल उसको बनाया गया था, लेकिन अस्पताल खुद अपने आप में बीमार अस्पताल नजर आता है। वहां की जो सुविधाओं की बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें, तो धरातल पर व्यवस्थाएं बिल्कुल शून्य है। वही एक अन्य 100 बेड का अस्पताल लोनी में लगातार पिछले 5 वर्षों से घोषणा की जा रही है। जैसा कि लोनी विधायक या सरकारी आंकड़ों के अनुसार कि लोनी में एक नाईपुरा में 100 बेड का अस्पताल बन रहा है, लेकिन पिछले 5 वर्षों से वो अस्पताल भी अभी तक बनकर तैयार नहीं हो पाया। हालांकि 2 लहर हम कोविड जैसी झेल चुके हैं, उसके बावजूद भी क्या कमी रही प्रशासन की, या इस तरह की जो समस्याएं प्रशासन को रही, स्वास्थ्य विभाग को रही, कि अस्पताल अभी तक चालू नहीं हो पाया है। जो लोनी का अस्पताल है उसकी व्यवस्थाएं नहीं सुधारी गई हैं। ऐसे तमाम अस्पताल गाजियाबाद में जो देहात क्षेत्रों की बात करें, वहां पर हालात ज्यादा गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं सुविधाएं वहां पर नहीं है। और जो प्राइवेट अस्पताल है वो इतने ज्यादा महंगे होंगे कि आम आदमी, जो गरीब आदमी है, जो देहात क्षेत्र का रहने वाला है या जो कारोबार छोटा व्यवसायी है, उसके सामने सबसे बड़ी। ठीक है, फिर आपसे यहाँ पर अभी और भी अपडेट लेंगे और आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और यहाँ पर आज हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हम बात कर रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर, और हम अपने कार्यक्रम के जरिए आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आपको सुरक्षित रहना है, सजग रहना है, सतर्क रहना है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबसे पहली टीम रूल्स ब्रेकर। आप सब लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? सर आर्ट्स। ह्यूमैनिटीज पढ़ते हो? सर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ते हो, टेक्नोलॉजी पे काम करके टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, कुछ टेक्नोलॉजी का आइडिया है? सर यस, फिलहाल हमें तो इंटरेस्ट ना साइंस में ही था, बट सर हमें मतलब कि 10th में मतलब लॉकडाउन लग गया था, तो पढ़ाई थोड़ा लॉकडाउन चला गया, तो इसलिए हमें आर्ट्स ले लिया। सो आप ये भी प्रूव कर रहे हो, ये भी रूल तोड़ रहे हो कि 10वीं क्लास में अगर नंबर कम भी रह जाए तब भी कुछ जिंदगी में बड़ा कर सकते हैं। गुड, प्राउड ऑफ यू। और अब आपके सामने आ रही है टीम नेक्स्ट इनोवेशन। सोलर पावर बैंक आइडिया बहुत अच्छा है, इसकी जरूरत कहाँ से पड़ी, क्यों ऐसा क्यों बनाया? ये जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गए जहाँ बिजली नहीं आती और जो सुबह से शाम तक काम करते हैं डिलीवरी बॉय वगैरह,
और पुलिस ऑफिसर हो गए, उन लोग जो धूप में रहते हैं, तो उन लोग के लिए हमने बनाया। अगर हम इसको पूरी धूप में रखेंगे कितना टाइम लगता है पूरे चार्ज लेने के? 2 घंटे लगते ही सिर्फ फुल चार्ज होने में। अच्छी चीज ये है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया यूटिलिटी बहुत है। ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं रेनबो होम इंडस्ट्रीज से। जो घर में लेडीज अपने खुद के लिए जो काम करना जानती हैं, तो वो सिर्फ अपने लिए बनाती हैं, उनको उससे कोई अर्न नहीं हो रहा या कुछ कमा नहीं रही। तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे स्टार्टअप में, हमारे इस बिजनेस में साथ आए, और वो कुछ नहीं कमा रही है तो वो हमारे साथ मिलकर इसमें कमाए। बिजनेस ब्लास्टर्स न्यू ईयर स्पेशल देखिए 31 दिसंबर और 1 और 2 जनवरी को शाम 7 बजे आपके टीवी पर। ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, खेलेंगे और कूदेंगे भी, फ्यूचर भी बनाएंगे खुद का और देश का भी। लड़ देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। आइडिया की साइंस को हम समझेंगे, इकोनॉमी का गणित भी हम लगा लेंगे, तभी तो स्टार्टअप की दुनिया के मास्टर हम कहलाएंगे। लड़ देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। नौकरी की लाइन में लगना नहीं, नौकरी का इंटरव्यू लेना यही। आइडिया के दम पर नया इतिहास लिख देंगे, बदल देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। क्योंकि बिजनेस ब्लास्टर्स आ गया है अब हम तक। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, 51,000 से ज्यादा बिजनेस आइडियाज और दिल्ली सरकार की ओर से 60 करोड़ का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स, आपके टीवी चैनल्स पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश से जुड़ी, आपको कोरोना से जुड़े एक बड़ी खबर बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़े 500 के पार हो गए हैं। नए केस 552, कुल एक्टिव केसेस की संख्या अब 1725 हो गई है। लखनऊ में 80 मरीज हैं, गाजियाबाद में 93, गौतम बुद्ध नगर में 117 और मेरठ में 54। उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़े 500 के पार। नए केसेस 552 आए हैं और कुल मिलाकर एक्टिव केसेस की संख्या 1725 हो गई है। लखनऊ में 80 मरीज, गाजियाबाद में 93, गौतम बुद्ध नगर में 117 और मेरठ में 54। 24 घंटे में 500 के पार हुआ कोरोना का आंकड़ा। एक्टिव केसेस की संख्या 1725 है। नए केस 552, कुल मिलाकर एक्टिव केसेस 1725। लखनऊ में 80, गाजियाबाद में 93, गौतम बुद्ध नगर में 117 और मेरठ में 54 मरीज सामने आए हैं। और इसी खबर पर ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, ये जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो 1725 हो गई उत्तर प्रदेश में, 525 नए मामले सामने आए। जी बिल्कुल, ये 525 मामले आज के हैं। जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है और सरकारी जिस तरह से राजनीतिक दलों की रैलियां हो रही है, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि कोरोना का तीसरी लहर चालू हो गई है। आज लखनऊ में 82 केसेस आए हैं और यहाँ राजनीतिक दलों की सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा सबकी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। उसके बाद ये केसेस आ रहे हैं, फिर भी राजनीतिक दल ये नहीं जान पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं सर, जबकि चुनाव आयोग ने भी कहा था कि अब रैलियां चुनाव से पहले नहीं होनी चाहिए और सरकार भी कह रही है लगातार, बावजूद इसके राजनीतिक दल नहीं समझ रहे हैं। आज जिस तरह से एक ही हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल जो बड़ा हॉस्पिटल है, वहां से 17 केसेस सुबह सुबह आए थे और पूरे लखनऊ में आज 82 केस आए हैं। पूरे प्रदेश की बात करेंगे तो 500 का आंकड़ा पार कर गया है। अब लगातार यह केस
पहले दो की संख्या में आता था, अब आज के देखेंगे रिपोर्ट तो 3 उसमें डिजिट में कोरोना अपडेट हो गया है। अब लोगों को सतर्क होना चाहिए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करना चाहिए, लेकिन सरकारों को भी जो नाइट कर्फ्यू लगी है उसके अलावा भी दिन के रैलियों में और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पाबंदियां लगानी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक दिन में कोरोना के आंकड़े 552 नए केसेस आए हैं और आपको बता दें कि अब यह आंकड़ा 1725 हो गया है। और आज हम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में बात भी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर ही कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, अब किस तरीके से हमें एक बार फिर इस कोरोना को मात देनी है, आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। और राजीव सूजी और उमेश मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। आज आपने अभी जस्ट जो मैंने खबर सुनाई, आपने यहाँ पर देखा कि 552 हो गए हैं कोरोना के आंकड़े, नए केसेस है ये 24 घंटे में सामने आए, तो कहीं ना कहीं अब ये चिंता का विषय जरूर हो गया है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो नया वेरिएंट है इसके क्या कुछ लक्षण हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं कि हम इसके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं या इसका असर हम पर हो रहा है? एक जो कोरोना का सिम्टम है, बुखार आना और गला खराब होना, ये तो एक कॉमन सिम्टम है। इसमें एक बात है कि इसका जो रेप्लिकेशन है, ये जो वायरस का लोड बढ़ रहा है हमारे शरीर में आने के बाद, ये गले में हो रहा है और इसलिए गले में तेज खराश होती है और गले में ज्यादा डिस्कम्फर्ट है और ये लंग्स में पहुंचने से पहले गले को ज्यादा अफेक्ट कर देता है और इसीलिए ऑक्सीजन की जो डिमांड है अभी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है और इन केसेस के अंदर गले का खराब होना। और अभी एक नया सिम्टम जो 15% लोगों में आया है, 2 तरह के स्किन पे चकते पड़ रहे हैं, एक तो घमोरियां जैसी पड़ रही हैं और दूसरी इसके अंदर कुछ दाने से उभर के आते हैं, क्रॉप्स आती हैं जगह जगह शरीर के ऊपर, तो ये भी एक सिम्टम्स है। बाकी इसमें थकावट होना, बुखार होना और गला में बहुत तेज खराश होना, ये सारे सिम्टम्स इसके हैं और कई लोगों को इसका टेस्ट एंड स्मेल का असर होना कि वो लॉस हो रहा है, तो ये सब सिम्टम्स हैं कोरोना के। और इसको थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है बॉडी का वो ज्यादा एकदम नहीं गिर रहा। पर अब आपको ये भी मैं बता दूं कि ये सब लक्षण और एसिम्प्टोमेटिक जो केसेस हैं ये हैं हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले के। अगर जरूरत पड़ गई हॉस्पिटलाइजेशन की और जो इतना बड़ा नंबर है, लाखों में इसके आने की तादाद होने की उम्मीद है, यूएसए में रोज के 6 लाख केसेस आ रहे हैं, वहां हॉस्पिटल्स भरना शुरू हो गया और एक बार अगर हॉस्पिटल में आप पहुंच गए तो हॉस्पिटल में जो इसकी प्रोग्नोसिस है वो कोरोना के डेल्टा वेरिएंट और ये जो ओमिक्रॉन है इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और कुछ केसेस अभी ऐसे भी आए हैं जिसमें कोरोना और इन्फ्लुएंजा ये दोनों के दोनों फ्लू ये इकट्ठे हो रहे हैं और या डेल्टा और ओमिक्रॉन ये दोनों के दोनों जो वेरिएंट है ये इकट्ठे इनका मिक्सचर आ रहा है, तो बहुत ज्यादा वेरिएंट्स आ रहे हैं। उसके सिम्टम्स शुरू में कम लगते हैं पर भयानकता इसकी बहुत ज्यादा है और क्योंकि ये इतनी तेजी से फैल रहा है और इतने ज्यादा लोगों को हो रहा है और बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक है, कम सिम्टम होना भी एक खतरा इसलिए बन रहा है कि हमको पता ही नहीं चलेगा, लोगों को पता ही नहीं चल पाता जी कोविड हो गया। और कोविड होने के 2 चीजें हैं, एक तो इमीडिएट इफेक्ट है जो आपको हमने बताए अभी सिम्टम्स, और दूसरी है लॉन्ग कोविड। लॉन्ग कोविड इसमें 2 तरह के हमारे शरीर में नुकसान होता है, एक तो इन्फ्लामेशन है, सूजन अंदर आंतरिक अंगों की भी, और दूसरी है एंडोथेलियल फंक्शन जो हमारी धमनियां हैं, खून की नसें हैं, इन सब के अंदर फंक्शन खराब होता है और ये बाद में लंबे टाइम तक डायबिटीज खराब कर सकता है, हमारे पेंक्रियास पे इफेक्ट पड़ता है, हमारे लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है, हमारी किडनीज खराब हो सकती है, हर अंग खराब हो सकता है लंबे टाइम तक। तो अभी तो ये पता ही नहीं है कि लॉन्ग टर्म कितना इफेक्ट होगा, इसलिए ये मानना कि ये हल्के सिम्टम है और कोई बात नहीं जुकाम की तरह होगा तो देख लेंगे, कुछ मौत थोड़ी हो रही है, इतनी ऐसी जो भ्रांतियां आ रही हैं, जो मिथ्स आ रहे हैं, इससे हमको बाहर निकलना है और हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पहले से भी ज्यादा जरूरी है। जो आपकी जितना भी आपको बताया गया है, जनता को ये अपील है
कि उसको और ज्यादा करें, और मैंने उसका एक ही रिजल्ट बताया है। इससे हम पीक जो आएगी, थर्ड वेव की जो पीक आएगी, उसको छोटा रख सकते हैं अगर हमने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर किया। और अगर नहीं किया तो लाखों की संख्या में और कई दसियों लाखों की संख्या में केस आ जाएंगे और हमको पूरे सिस्टम को संभालना मुश्किल हो जाएगा, और खासकर बच्चों को और जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं और बीमारियां हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये भी देखा गया है कि जो वैक्सीन लगी हैं, या कुछ केस स्टडी हुई एक 183 केसेस की, उसके अंदर ये देखा गया जिनको बूस्टर लगा हुआ था उनको भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो गया। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। हमको इस टाइम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को पहले से भी ज्यादा सख्ती से निभाना पड़ेगा, तभी हम इसकी पीक से बचेंगे, बड़े पीक से बचेंगे। जी हम उमेश जी आपके पास आएंगे, आपसे जानना चाहते हैं। अभी जैसे कि जयवीर बता रहे थे कि गाजियाबाद में व्यवस्थाएं अभी नहीं हैं, लेकिन बातें कितनी भी की जा रही हो, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो हम फिर तीसरी लहर से कैसे लड़ेंगे? जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं थोड़ा सा, जैसे डॉक्टर साहब ने ऑलमोस्ट सभी बता ही दिया, डॉक्टर सूद ने, कि क्या क्लिनिकल बिहेवियर है और क्या हमको प्रोटेक्शंस लेनी है। मैं थोड़ा एक दो स्टडी पे जाना चाहूंगा कि अभी रिसेंट प्रिलिमिनरी स्टडीज है, वैसे जल्दबाजी है। अभी 27 दिसंबर के आसपास इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में एक डाटा पब्लिश हुआ है, दैट इज शोइंग कि 20 to 30% जो है हॉस्पिटलाइजेशन कम है। लेकिन हमें जो कैलकुलेशन करनी है अकॉर्डिंग टू इंडिया, कि सर ने बोला कि पीक को छोटा रखना है जी, क्योंकि वो कंज्यूमेबल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और डायग्नोस्टिक जो फैसिलिटीज है उस पर लोड पड़ेगा, और सर्टेनली उससे हमें डेफिनेटली बहुत लॉस हो सकता है। दूसरा ये है कि जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस की सर बात कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं एग्री करता हूं। बूस्टर डोज और जिनको 2 डोज लगी है ऑलरेडी, अभी तो हमारे यहाँ बूस्टर स्टार्ट हुई है, उनको भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस होंगे, बिकॉज वायरस ने अपने आप को बहुत बहुत चेंज किया है, और इसका ये चेंज करना ही हमारे लिए गुड साइन भी है कि अल्टीमेटली ये जल्दी ही इसकी एक अपने डिवास्टेशन की तरफ भी जाएगा। लेकिन हमारे सामने चैलेंज है अभी ओवर पॉपुलेटेड जो पीपल्स को मैनेज करना, जो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स में डिफिकल्ट हो जाएगा। खासकर गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां से ज्यादातर पेशेंट्स दिल्ली अप्रोच करते हैं, ये भी एक बड़ी परेशानी है। तो डेफिनेटली इस लेवल पे बड़ा हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। और ये जो चुनावी रैलियां है, इसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं। अभी एट प्रेजेंट वी हैव टू स्टॉप इट इमीडिएटली। जी जयवीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जागरूकता एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे वो पहली लहर रही हो, चाहे वो दूसरी लहर हुई रही हो, चाहे वो तीसरी लहर हो। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गाजियाबाद की अगर जयवीर बात करें तो कितना लोग जागरूक है, और इसके लिए प्रशासनिक अमला क्या काम कर रहा है? क्या वो लोगों को जागरूक कर पा रहा है ठीक तरीके से? या फिर अगर मैं बात करूं दुकानों की, तो वहां पर जैसे कि कई जगह है जहां पर लोग काफी ज्यादा जागरूक है, लोगों ने अपने दुकान के बाहर जैसे कि लगा रखा है कि अगर आप मास्क पहन कर नहीं आएंगे तो हम आपको सामान नहीं देंगे। तो क्या ये वाला माहौल भी देखने को मिल रहा है? जयवीर, आवाज नहीं आ रही आपकी। जैसे कि आपने कहा कि जो गाजियाबाद प्रशासन, हालांकि गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसी को लेकर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी यहाँ पर लगाया गया है। मास्क की बात करें तो जो बाजार है, आम जनता अभी उतनी जागरूक नजर नहीं आ रही है जितना लोगों को जागरूक होना चाहिए। तो वहीं जैसा कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने लिखा हुआ है बोर्ड पर कि अगर मास्क नहीं है तो आपको सामान नहीं मिलेगा, ऐसी भी दुकानें हैं। जो जागरूक लोग हैं वो पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि 2 लहर हम देख चुके हैं, जो इन 2 लहर में इतना नुकसान जो आम लोगों ने उठाया है उसकी भरपाई होना शायद संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है इतना। और लोगों की बात करें, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो कोविड की जो डोज जो लगवा चुके हैं वो लोग कहीं ना कहीं लापरवाह भी नजर आ रहे हैं, कि लोगों को ऐसा मानना भी है कि अब दवाई लग चुकी है, 2 डोज हो चुकी है, तो शायद अब कोरोना उन्हें नहीं होगा। बिल्कुल जयवीर, यही भ्रांति जो है वो लोगों की दूर करने की जरूरत है कि दोनों डोजेस लगे हैं या फिर आपने बूस्टर लगवा दिया। भी डॉक्टर साहब यही बात कह रहे थे कि बूस्टर लगवाने से भी लोग इसके इम्पैक्ट में इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जागरूकता बहुत जरूरी है। जयवीर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच हमारे से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, चंद्रप्रकाश है कुरुक्षेत्र से। चंद्रप्रकाश जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि
इस कोविड का जो कंट्रोलिंग पॉइंट है वो आपके और मेरे हाथ में नहीं है जी। ये राजनेताओं के हाथ में है। मैं आपको बताता हूँ, आज से लगभग 20 और 25 साल पहले दूरदर्शन के ऊपर जो भी प्रत्याशी खड़ा होता था उसको कुछ नेशनल लेवल की जो पार्टियां थी उनको समय दिया जाता था और वो अपने व्याख्यान दे करके चले जाते थे जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कोविड का समय चल रहा है, आप भी जो है ना उस पॉलिसी को अडॉप्ट कीजिए और जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं उनको आप जो है दूरदर्शन और निजी चैनल के माध्यम से समय दें और वो उस समय अवधि में अपनी अपनी बात कहें और जान छुड़ाएं। इस प्रकार से जिस प्रकार से भीड़ हो रही है उसको देख करके मैं 68 ईयर्स का हूँ, मेरा हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, मेरी एक आंख का ऑपरेशन हो चुका है, दूसरी आंख का ऑपरेशन होना बाकी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से न्यूज चैनल न्यूज दिखा रहे हैं और डॉक्टर्स बोल रहे हैं उससे हमारा तो दिल कमजोर ही होगा। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है उनको निजी चैनल पर चंद्र प्रकाश जी, लेकिन हमारा काम आपको डराना नहीं है, हमारा काम है कि हम आपको जागरूक कर सके। हम आपको, अब रैलियां तो रुक नहीं रही है लेकिन कम से कम हम अपने प्रोग्राम के जरिए आप जैसे लोग जो हमारा चैनल देख रहे हैं कम से कम वो सतर्क तो रह सकते हैं। उन्हें ये तो पता है कि उन्हें आगे अगर उनको ऐसे बीमारी होती है तो क्या करना है और ना हो इसके लिए भी क्या कुछ करना है। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं या अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। राजीव जी, मैं आपका रुख करूंगी, यहाँ पर बच्चों को लेकर जिस तरीके से बात हो रही है, बच्चों का भी वैक्सीनेशन 3 जनवरी से शुरू हो रहा है, लेकिन बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, उन्हें यह समझाना भी बहुत मुश्किल है कि कोरोना क्या है या फिर इसका म्यूटेशन क्या हो रहा है या ये कितने फॉर्म्स में आता है, ये सब समझा पाना भी बहुत मुश्किल है। उनके लिए क्या करना होगा, क्योंकि स्कूल भी खुल गए हैं, उनकी पढ़ाई भी अभी 2 साल से कहीं ना कहीं बहुत बाधित चल रही थी, ऐसे में पेरेंट्स भी डरे हुए हैं कि वो उनको स्कूल भेजे या नहीं भेजे, तो ऐसे में बच्चों के लिए क्या हम क्योर कर सकते हैं? देखिए, बच्चों के लिए जो आपने बताया कि वैक्सीनेशन शुरू हुआ, अब ये सिर्फ 15 से 18 साल के बच्चों के लिए हुआ है। 40 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ बच्चे इसमें कवर होंगे और उसमें भी समय लगेगा जी। तो इससे ये मानना कि बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, 3 तारीख से कल से शुरू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन पिछले कल से शुरू हो चुकी है, तो इसमें ये मान लेना कि अब तो बच्चों को भी वैक्सीन लगे। आपको सबसे पहले बताया कि वैक्सीन लगने के बाद भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकते हैं। दूसरा, वैक्सीन की पहली डोज लग रही है, पहली डोज के बाद इम्यूनिटी पूरी नहीं आती और उसमें दूसरी डोज लगती है, उसके भी 2 हफ्ते के बाद इम्यूनिटी आती है। तो अभी तो ये पीक का टाइम चल रहा है, इसमें तो ये पहली डोज भी पूरी तरह उनको बचा नहीं पाएगी, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही बचाएगा। और जिन बच्चों को स्कूल जा रहे हैं उनके घर वाले सारे वैक्सीनेट होने चाहिए। ये यूपी के अंदर तो पहले भी ये मुहिम चल गई थी, जो चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने डिक्लेयर किया था कि जो बच्चे हैं उन जिन्होंने बाहर जाना है, स्कूल जाना है, उनके पेरेंट वैक्सीनेटेड होने चाहिए। जो बच्चे बाहर घूम के आएंगे और वापस आएंगे तो घर में जितने भी लोग हैं उनको इन्फेक्ट कर देंगे। बट ये जरूरी नहीं है सिम्टम्स आए, एसिम्प्टोमेटिक जिनमें कोई लक्षण नहीं है। राजीव जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी और उमेश जी फिर मैं आपका भी रुख करूंगी और इस पर आगे बात करेंगे हम। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबसे पहली टीम रूल्स ब्रेकर। आप सब लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? सर आर्ट्स। ह्यूमैनिटीज पढ़ते हो? सर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ते हो, टेक्नोलॉजी पे काम करके टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, कुछ टेक्नोलॉजी का आइडिया है? सर यस, फिलहाल हमें तो इंटरेस्ट ना साइंस में ही था, बट सर हमें मतलब कि 10th में मतलब लॉकडाउन लग गया था तो पढ़ाई थोड़ा लॉकडाउन चला गया, तो इसलिए हमें आर्ट्स ले लिया। सो आप ये भी प्रूव कर रहे हो, ये भी रूल तोड़ रहे हो कि 10वीं क्लास में अगर नंबर कम भी रह जाए तब भी कुछ जिंदगी में बड़ा कर सकते हैं। गुड, प्राउड ऑफ यू। और अब आपके सामने आ रही है टीम नेक्स्ट इनोवेशन। सोलर पावर बैंक आइडिया बहुत अच्छा है, इसकी जरूरत कहाँ से पड़ेगी, क्यों ऐसा क्यों बनाया? ये जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गए जहाँ बिजली नहीं आती और जो सुबह से शाम तक काम करते हैं डिलीवरी बॉय वगैरह और पुलिस ऑफिसर हो गए, उन लोग जो धूप में रहते हैं, तो उन लोग के लिए हमने बनाया। अगर हम इसको पूरी धूप में रखेंगे कितना टाइम लगता है पूरे चार्ज लेने के? 2 घंटे लगते ही सिर्फ फुल चार्ज होने में। अच्छी चीज ये है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है यूटिलिटी बहुत है,
ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं रेनबो होम इंडस्ट्रीज से। जो घर में लेडीज अपने खुद के लिए जो काम करना जानती हैं, तो वो सर सिर्फ अपने लिए बनाती हैं, उनको उससे कोई अर्न नहीं हो रहा या कुछ कमा नहीं रही। तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे स्टार्टअप में, हमारे इस बिजनेस में साथ आए, और वो कुछ नहीं कमा रही है तो वो हमारे साथ मिलकर इसमें कमाए। बिजनेस ब्लास्टर्स न्यू ईयर स्पेशल देखिए 31 दिसंबर और 1 और 2 जनवरी को शाम 7 बजे आपके टीवी पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। विश्व पटल पर अपनी नई पहचान कायम करता, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र के साथ आगे बढ़ता। ये योगी राज का नया उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में गरीब के सिर पर पक्की छत है। निर्बाध बिजली का उजाला गांव को रोशन कर रहा है। रसोई में धुएं से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना से एलपीजी गैस कनेक्शन योगी सरकार की ईमानदार सोच और दमदार काम से ही संभव हो पाया। मान सम्मान, सिर उठाकर चलने का अभिमान, ये है नए भारत के बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी जिंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें। हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली, वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्ली वासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना जरूर हारेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस पे। और हम आज आपको बता रहे हैं कि कैसे हमें ओमिक्रॉन वेरिएंट से बच के रहना है और क्या कुछ करना चाहिए। अगर आपको ओमिक्रॉन वेरिएंट, अगर आपको कोरोना के से संक्रमित हो जाते हैं तो आपको क्या कुछ करना चाहिए, कि कौन से एहतियात बरतने चाहिए। बात हम इसी पर करें और सीधे राजीव जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोका था, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। देखिए, बच्चों के बारे में आप बात कर रहे थे, तो मैंने जो बताया कि उनके घर में सारे ये देखना पड़ेगा कि क्या प्रिकॉशंस है। और जहां तक आप इसकी अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, बच्चों में सबसे ज्यादा जरूरत है। उनके पेरेंट्स अवेयर होंगे तो बच्चों को भी अवेयर रखेंगे। और जैसा अभी बात की कि उपभोक्ता जब जाता है अपने दुकान के ऊपर, तो मैंने ये देखा है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि दुकानदार ज्यादा अवेयर है जो पब्लिक है उससे, और वो उनको बोलते हैं कि आप नहीं आ सकते अंदर। और ये सब तरह ये 99% लोग जो हैं वो केयरफुल हैं, जो लोग दुकानें खोल रहे हैं। तो हमारे को पब्लिक के अंदर जो ढीलापन आया है, ढिलाई आई है, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। इसमें जो बोलते हैं कि IEC मॉडल है, जो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, मतलब एक इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए
वो तो देनी पड़ेगी, बच्चों को भी देनी पड़ेगी और उनको एजुकेट करना पड़ेगा और फिर कम्युनिकेशन की जो स्किल्स हैं उनको पूरा यूज करना पड़ेगा। चाहे ये आपका जो माध्यम है, ये जो टीवी का माध्यम जिससे हम अभी बात कर रहे हैं, ये भी कम्युनिकेट कर रहे हैं हम इंफॉर्मेशन एजुकेशन के बेसिस पे, और इससे एक्वायर होता है नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। तो हमको अल्टीमेटली कैप मॉडल में प्रैक्टिस तक पहुंचना है। अपनी नॉलेज जब होगी परकुलेट और ये पता चलेगा खतरा, आप ये देखिए कि हम लोगों ने पहली वेव के बाद बहुत अच्छी तरह से सब कुछ हैंडल किया। डेल्टा की वेव पूरे विश्व में तीसरी वेव थी और हमारे यहाँ पे वो दूसरी आई, तो एक तरह से हमने दूसरी वेव को बिल्कुल बंद कर दिया था। और इसी तरीके से आज हम तीसरी वेव की बात कर रहे हैं और कई देशों में तो पांचवी वेव की बात हो रही है। तो भारत ने काफी अच्छा किया है अभी तक, और हमको ये मानना पड़ेगा कि भारत और अच्छा कर सकता है। हमारा जो एक एक्सपोजर रेट है वो भी बहुत ज्यादा है, हमारी जो वैक्सीन हैं उसके अलावा जो कम्युनिटी एक्सपोजर है उससे सीरो प्रिविलेंस जो है, जो हमारी एंटीबॉडी बन चुकी हैं वो भी बहुत ज्यादा है। हमारे ये 95% है। और मैं आपको बताऊं चाइना के अंदर बहुत ही सख्त रिस्ट्रिक्शंस हैं और उधर क्या हुआ है कि वैक्सीन तो बहुत अच्छी हुई है, 50% लोगों को हो गई, पर उसमें जो एक्सपोजर की वजह से सीरो प्रिविलेंस आई, जो एसिम्प्टोमेटिक, वो सिर्फ 7% है और हमारे यहाँ 94.5% है। इसलिए भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे इसको वेव को संभालने की ज्यादा संभावना है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं आपको एक बात बता दूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइम बच्चों का स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, हमको वैसे भी हमारे देश में बच्चों का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ढीला है, उसको बहुत ज्यादा ठीक करने की जरूरत है, जिससे और बीमारियों के अंदर भी हम उनका सही तरह से उपचार कर सकें। और उसके लिए आईसीयू और सारी फैसिलिटीज, उनकी ट्यूब्स अलग होती हैं, उनके जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो अलग होती हैं, तो वो समझना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने, चाहे वो यूपी की गवर्नमेंट हो या भारत के और राज्यों की गवर्नमेंट हो, उन्होंने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, पर उसको चलाने के लिए लोग चाहिए। अभी ये देखा गया था दूसरी वेव में, जो हम लोग जहाँ पे पकड़े गए थे, वो ये था कि बहुत सारे जो वेंटिलेटर थे या जो भी चीजें थी उनको ढक के रखा गया था, प्लास्टिक के कपड़े उनसे से ढक के रखा गया था, और जब उनको खोला गया तो उनको चलाना ही नहीं आता था। जो ट्रेनिंग है वो बहुत जरूरी है। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, मैन पावर का होना बहुत जरूरी है, ट्रेंड मैन पावर का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल राजीव जी, कहीं ना कहीं ये हमें ध्यान देना होगा कि हमें बच्चों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे काफी मजबूत करने की जरूरत है। उमेश जी, मैं आपका रुख करूंगी। यहाँ पर हम जिस तरीके से जागरूकता को लेकर बात करते थे, डॉक्टर साहब ने भी बताया वेरिएंट को लेकर भी कि किस तरीके से उसका क्या असर है जिससे हम पहचान सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार क्या होता है, जो नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है उसे लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे ये तो सीजनल है, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, तो सर्दी जुकाम, बुखार और गला बैठा, ये तमाम चीजें हैं जो लोग इग्नोर करते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अभी डॉक्टर सूद ने भी बताया कि ये जो सीजनल फ्लूज है ये भी कंबाइन कर रहे हैं वायरस के साथ में। हमें प्रिकॉशनरी टेस्ट कराना होगा, डायग्नोसिस पे हमें ज्यादा फोकस रखना है। अगर किसी भी तरह के इस तरह के लक्षण आते हैं तो हमें उसको डायग्नोस करना पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं हमारे देश में लोगों को ये भी समझने की जरूरत है कि टेस्ट कराना जरूरी है, उनसे भागना जरूरी नहीं है। क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि लोग टेस्ट नहीं कराते हैं, उन्हें लगता है कि अगर हम पॉजिटिव पाए गए तो उन्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा कुछ उनको कोई जलील कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो अपने आप को बड़ा वीक समझने लगते हैं कि अरे हमें अगर कोरोना निकल आएगा तो लोग टेस्ट कराने से भागते हैं। तो सबसे पहले तो लोग इस चीज को लेकर जागरूक हो कि अगर सर्दी जुकाम भी है तो आप जाके टेस्ट करा लीजिए। अगर पॉजिटिव आते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, ताकि आप अपने आप को पहले से ही अगर आइसोलेशन में जा सकते हैं या फिर अस्पताल का सहारा ले सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और मैं ये कहता हूँ कि अभी पैनिक की आवश्यकता नहीं है। जी, जैसा कि डिसीज अभी बिहेवियर कर रही है कि अभी माइल्ड सिम्टम्स है जी, और अपर रेस्पिरेटरी ज्यादा है, गले से ऊपर है,
इसी वजह से इसका स्प्रेड ज्यादा हो रहा है, कंटेजियसनेस ज्यादा है, सिम्टम्स माइल्ड है। उमेश जी, वक्त की बहुत कमी है, फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जयवीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव जी आपका भी, और उमेश मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज अब हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हमने आपको बताया कि कैसे हमें कोरोना से बचकर रहना है, कौन कौन से उपाय करने चाहिए। मास्क और 2 गज की दूरी तो जरूरी है ही, साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपको सर्दी जुकाम है तो कोरोना टेस्ट जरूर कराना चाहिए, ताकि उससे आप अपनी परिवार वालों को भी इससे बचा सकते हैं। फिलहाल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का